Hello everyone, welcome back to my channel. This is Nishant. Today we are going to disclose the concept of trading in the zone for the beginners with the help of demand and supply methodology. तो अब हम यहाँ से हमारे सभी रिकॉर्डेड वीडियोस जो भी होंगे वो हम हिंदी में आप लोगों के लिए अवेलेबल करेंगे ताकि सभी को ये चीज़ें समझ में आए। तो बेसिकली डिमांड जोन और सप्लाई जोन ये होते क्या है वो हम समझेंगे। उसके पहले सभी के लिए ये चीज़ हम लोग क्लियर करना चाहते हैं कि कैंडलस्टिक क्या होती है। देखिए, तो सबसे पहले ये चीज समझेंगे, एक ग्रीन कैंडल जो होती है उसे बुलिश कैंडल कहा जाता है, जो मार्केट में अपसाइड मूव रिप्रेजेंट करती है। जो मार्केट में अपसाइड मूव रिप्रेजेंट करती है। सेकेंड कैंडल हमारे पास बनती है रेड कैंडल, जिसे बेरिश कैंडल कहा जाता है। वो मार्केट में डाउनसाइड मूव रिप्रेजेंट करती है। तो हम जो भी इसके बाद अभी कैंडलस्टिक्स के बारे में देखेंगे वो हमारे पास रेड और ग्रीन कैंडल, यही दो कैंडल्स हम लोग यूज करेंगे पूरा कंसेप्ट समझने के लिए। आप सभी के लिए मैं यहां लिख देता हूं, इसे कैंडलस्टिक कहा जाता है। ओके, तो देखिए इसे डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है, कैंडलस्टिक्स को डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है। जैसे कि हम सभी को पता है एक ग्रीन कैंडल कब बनती है, मार्केट डाउन साइड ओपन होके जब भी मार्केट अप साइड जाएगा तो एक ग्रीन कैंडल कंप्लीट होगी और ऊपर के साइड पे उसे क्लोजिंग देना पड़ेगा, तभी वो ग्रीन कैंडल कहलाएगी। सेम उसी तरह एक कैंडल जब ऊपर की तरफ ओपन होती है, जिसका अप साइड में ओपन होता है और डाउन साइड में जिसका क्लोज होता है, उसे हम बेरिश कैंडल या फिर रेड कैंडल कहेंगे। तो देखिए बेसिकली क्या होता है, ये जितना पार्ट आप स्क्वायर बॉक्स में देख रहे हैं, ये वाले पॉइंट से लेकर ये वाले पॉइंट तक, ये होती है कैंडल की बॉडी। इसे हम कैंडल की बॉडी कहते हैं। ये हमारा होगा बॉडी पार्ट। सेम कुछ इसी तरह रेड कैंडल में भी इसी को हम कैंडल का बॉडी पार्ट कहेंगे। उसके बाद जो होता है, ये हाई से लेके ये लो तक, ये वाला पॉइंट लो पॉइंट, ये लो पॉइंट तक अगर हम देखेंगे तो इसे कैंडल की रेंज कहा जाता है। इन दोनों के लिए मैं यहां पे कॉमन लिख देता हूं, रेंज ऑफ अ कैंडल। ऑलराइट, ओके। अब देखिए ये जो ऊपर के साइड में और नीचे के साइड में जो आपको पार्ट्स दिख रहे हैं, इसे विक कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, विक कहा जाता है। इसे कैंडल्स की विक कहा जाता है।
ये अपसाइड बने या डाउन साइड बने इससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। दोनों ही साइड में अगर ये बनता है या किसी भी एक साइड में बनता है, बॉडी के अलावा अदर देन बॉडी पार्ट अगर कोई भी ऐसा पार्ट बनता है तो उसे वीक पार्ट कहा जाता है। ये हो गई हमारी कैंडल। अभी जो यहाँ पे एक बार कैंडल ने यहाँ तक प्राइस गई थी, सेलर ने उसे थोड़ा नीचे लाके हो गया, प्राइस यहाँ से नीचे भी एक बार आई थी, यहाँ ओपन होने के बाद प्राइस यहाँ तक नीचे आई थी, तो ये इसका लो पार्ट हो गया। तो ये हो गया इसका हाई पार्ट और इसे हम कैंडल का लो कहेंगे। कुछ इसी तरह रेड कैंडल के केस में भी कैंडल यहाँ ओपन हुई, कुछ देर के लिए ऊपर गई होगी तो उसने एक हाई पॉइंट टच किया तो इसे कैंडल का हाई कहेंगे। उसके बाद प्राइस थोड़ा नीचे आई बट बायर ने थोड़ा सा प्राइस को ऊपर ले जाके क्लोज कर दिया, तो जो पॉइंट तक प्राइस नीचे आई थी उसे हम कैंडल का लो कहेंगे। इतने आसान तरीके से कैंडलस्टिक को देखा जाता है। सबसे पहले जो भी स्क्वायर बॉक्स होगा कैंडल के बीच में उसे हम कैंडल की बॉडी कहेंगे। हाई से लेके लो तक, दोनों ही कैंडल में हाई से लेके लो तक जो भी रेंज होगा उसे रेंज ऑफ अ कैंडल कहेंगे। ठीक है, जहां तक वो कैंडल हाई लगा चुकी है उस पॉइंट को हम कैंडल का हाई कहेंगे। जहां तक प्राइस ने लो लगाया है यहां तक उसे हम कैंडल का लो पॉइंट कहेंगे या फिर लो कहेंगे। अभी हमारे पास कैंडल की बॉडी, रेंज ऑफ अ कैंडल, टोटल रेंज हो गई, हाई और लो ये पार्ट हमारे पास हो गया। कौन से पार्ट को हम वीक कहते हैं वो पार्ट भी हमारा क्लियर हो गया। अब इन कैंडल्स में ये सभी चीजें सेम होती है, सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंट होता है। वो डिफरेंस क्या होता है? ग्रीन कैंडल के केस में कैंडल हमेशा नीचे ओपन होती है और ओपन के ऊपर जब भी कैंडल क्लोज होगी तो उसे बुलिश कैंडल या ग्रीन कैंडल कहा जाएगा। वापस रिपीट कर देता हूं, कैंडल जब भी ओपन होती है और ओपन के ऊपर के साइड में जब भी कैंडल क्लोज होती है तो उसे ग्रीन कैंडल या बुलिश कैंडल कहा जाएगा। इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट रेड कैंडल के केस में कैंडल अपर पार्ट में ओपन होती है और ओपन के नीचे कैंडल क्लोज होती है। बस इन दोनों कैंडल में यही एक मेजर डिफरेंस है। अब ये मेजर डिफरेंस क्यों है? देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए, अगर ये डिफरेंस नहीं होगा तो कैंडल का कलर वेरीफाई कैसे करेंगे हम? सबसे पहले जब भी कैंडल नीचे के साइड ओपन होगी और वहां से प्राइस को वो ऊपर के साइड लेके जाएगी तभी हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कैंडल ग्रीन कैंडल है या बुलिश कैंडल है। सेम उसी तरह जब कैंडल ऊपर के साइड ओपन होगी और प्राइस को नीचे लेके आएगी, जब भी प्राइस को नीचे लाएगी तो उसे रेड कलर में उसे सिग्निफाई किया जाएगा, तो इसके लिए इसे बेरिश कैंडल कहा जाएगा। ऑलराइट, ये हमारा कैंडलस्टिक का पैटर्न एक है कि कैंडल कैसे बनती है, क्यों बनती है, इसकी रेंज क्या होती है, हाई लो क्या होता है, ओपन क्लोज क्या होता है और वीक पार्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, ये सिंपल हमारी कैंडलस्टिक है। अभी ये कैंडलस्टिक्स क्यों बनते हैं, कुछ तो रीजन होगा ना इसके पीछे बनने के, तो वो रीजन समझते हैं। तो यहीं पे हमारा डिमांड और सप्लाई जोन काम करता है। यहीं पे हमारा डिमांड और सप्लाई जोन काम करता है। कैसे काम करेगा उसे समझते हैं। देखिए, इसे हम एक एग्जांपल के मदद से समझेंगे। सपोज जैसे ऑनियन का हमने इसके पहले बहुत से बार मार्केट में देखा है कि ऑनियन की डिमांड बहुत ज्यादा होने के बाद में ऑनियन के रेट बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। लाइक सपोज मार्केट में सफिशिएंट अमाउंट में ऑनियन अभी अवेलेबल है। सपोज मार्केट में
100 केजीज ऑनियन किसी वेंडर के पास अवेलेबल है और आप 2 लोग जाते हो और उनसे 10 केजी ऑनियन आप डिमांड करते हो, तो वहां क्या होगा, सप्लाई सफिशिएंट है पर डिमांड लो है। मतलब उसके पास अवेलेबल ऑनियन कितने हैं, 100 केजी। आप डिमांड कितने ऑनियन की कर रही हो, सिर्फ 20 केजी के। इसलिए वहां पे डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है, ठीक है। बट जब किसी वेंडर के पास, वेजिटेबल वेंडर के पास ऑनियन सिर्फ 10 किलो होंगे और आप 100 केजीज की वहां पे जाके रिक्वायरमेंट आपकी डिमांड करोगे, ठीक है, आपकी जो कुछ रिक्वायरमेंट होगी आप 100 केजी की डिमांड करोगे, तो वहां क्या होगा, वहां सप्लाई कम हो जाएगा। क्यों, उसके पास सिर्फ 10 केजी अवेलेबल है बट आपकी डिमांड कितनी है, 100 केजीज की। तो इसी के वजह से डिमांड और सप्लाई जोन फॉर्म होते हैं। ओके, इसी की वजह से डिमांड और सप्लाई जोन फॉर्म होते हैं। इसे एक और तरीके से देखा जाता है, जैसे मार्केट में ऑनियन कम होता है और उस टाइम लोगों को ऑनियन की जरूरत जब ज्यादा होती है तो ऑनियन का रेट बढ़ जाता है। लाइक 20 रुपये केजीज वाला ऑनियन 100 रुपीज 200 रुपीज केजी तक चला जाता है उसका प्राइस। बट जब मार्केट में ऑनियन सफिशिएंट क्वांटिटी में अवेलेबल होता है और लोगों की रिक्वायरमेंट कम होती है, तो ऑनियन, वही ऑनियन आपको 20 रुपीज 10 रुपीज केजी में आसानी से मिल जाता है। तो डिमांड और सप्लाई जोन इसी तरह से काम करते हैं कि जब डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगा तो प्राइस अप जाएगी, और जब भी डिमांड कम होगा और सप्लाई ज्यादा होगा तब प्राइस कम आ जाएगी। हम इन सभी चीजों को हमारी रेगुलर लाइफ के साथ कनेक्ट करके सीखेंगे। ऑलराइट, शायद अभी भी किसी को ये चीज समझ में ना आई हो, उन्हें और एक एग्जांपल के साथ में समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज, ओके, ओके, देखिए, ये एक ग्रीन कैंडल है या फिर इसे बुलिश कैंडल भी कहेंगे। अब यहां क्या होगा, प्राइस जब यहां थी, प्राइस जब यहां कैंडल जब ओपन हुई थी, ठीक है, तो यहां पे बायर और सेलर की फाइट शुरू थी। बायर और सेलर यहां पे फाइट कर रहे थे। स्टार्टिंग में क्या हुआ था, अब तो ये ग्रीन कैंडल बनने के बाद हमें समझ में आया है कि ये बुलिश कैंडल बनी है, ठीक है। बट यहां एक्चुअल में सिनारियो क्या बनता था, लाइक सपोज यहां पे 1 लाख बायर्स थे और इसके अगेंस्ट में सेलर कितने थे, सपोज यहां पे सेलर सिर्फ 25 लाख थे, 25,000 थे। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, जो सेलर्स थे वो सिर्फ 25,000 थे बट बायर्स यहां पे 1 लाख थे। ये पूरे के पूरे इमेजिनरी नंबर्स है, इन्हें सिर्फ एग्जांपल्स एक्सप्लेन करने के लिए यहां पे एज्यूम किया जा रहा है। इस चीज पे कंफ्यूज नहीं होना है कि ये डेटा आया कहां से। कुछ इसी तरह रेड कैंडल कब फॉर्म होगी, कुछ इसी तरह रेड कैंडल कब फॉर्म होगी। ऑब्वियसली रेड कैंडल यहां ओपन होगी,
ओके, अब यहां क्या होगा, मे बी यहां पे 10 लाख सेलर हो, इसके अगेंस्ट में हमारे पास सिर्फ 2 लाख बायर्स हो। ओके, तो हमें ये कंसेप्ट समझना है कि जब भी बायर्स सेलर से ज्यादा होंगे तब वो प्राइस को अपसाइड लेके जाएंगे और वहां पे डिमांड जोन क्रिएट होगा। क्यों क्रिएट होगा? बिकॉज डिमांड ज्यादा है और सप्लाई चेन वीक है। ओके, और यहां से रेड कैंडल कब बनेगी? जब सप्लाई चेन स्ट्रांग है, उनके पास एक्स्ट्रा क्वांटिटी में वो लोग सेल कर रहे हैं, पर डिमांड करने वाले लोग सिर्फ 2 लाख क्वांटिटी में बाय करने के लिए वहां रुके हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, सेलर्स यहां पे पावरफुल है और बायर्स यहां पे वीक है। ये सब चीजें तो हमें ये मूव आने के बाद पता चली। हम ये भी सीखेंगे कि ये मूव को कैप्चर कैसे करना है, हमें इसमें कैसे ट्रेड करना है। ये एक बहुत ही बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बताया कि बायर और सेलर के बीच में जो डिफरेंस आता है, वही डिफरेंस को डिमांड और सप्लाई जोन में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कि यहां पे अगर ये ग्रीन कैंडल बनती है तो ऑब्वियसली यहां पे बायर ज्यादा थे, और यहां पे ये रेड कैंडल बनती है तो यहां पे सेलर्स ज्यादा थे। ऑलराइट, इन सभी चीजों के बीच में डिमांड जोन और सप्लाई जोन के कुछ पैटर्न्स होते हैं। डिमांड जोन और सप्लाई जोन के कुछ पैटर्न्स होते हैं, बट उन्हें समझने के पहले हमें बेस कैंडल एक कंसेप्ट होता है, वो कंसेप्ट हमें पहले समझना पड़ेगा। तो बेस कैंडल का कंसेप्ट क्या होता है? देखिए, इसे हम कहेंगे बेस कैंडल। बेस कैंडल क्यों बनती है, अब ये कंसेप्ट हम पहले समझेंगे। बेस कैंडल क्यों बनती है? बिकॉज देखिए, अब प्राइस यहां ओपन होती है या यहां ओपन होती है। ये ग्रीन कैंडल कब बनेगी? जब ओपन नीचे होगा और क्लोज ऊपर होगा। ये रेड कैंडल कब बनेगी? जब ओपन ऊपर होगा और प्राइस नीचे के साइड में क्लोज होगी, ओपन के नीचे क्लोज होगी। बट यहां पे हम देख सकते हैं ओपन और क्लोज के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, प्राइस ऑलमोस्ट वही रेंज में है। यहां पे भी देखेंगे थोड़ी सी रेंज बड़ी है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। सेम केसेस यहां पे भी है। बेस कैंडल कब बनती है? जब बायर और सेलर के बीच में फाइट शुरू हो। जब बायर और सेलर के बीच में फाइट शुरू हो, अगर आसान भाषा में समझा जाए तो बायर और सेलर दोनों भी शायद से सेम नंबर में वहां पे अवेलेबल हो। सपोज 1 CR बायर्स है और
97 या 98 लाख सेलर्स है। तो ये चीज यहां पे क्या प्रूव करेगी, 1 CR बायर है, 97 से लेके 98 लाख तक सेलर्स है। ये पूरी तरीके से इमेजिनरी नंबर से, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इससे क्या होगा, प्राइस यहां ओपन होगी, थोड़ी देर के लिए सेलर्स शायद से नीचे लेके गए होंगे, फिर बायर्स ने ऊपर तक लेके गया, फिर बायर्स सेलर्स आए और उन्होंने प्राइस को नीचे लाया, और फाइनली बायर्स थोड़े से ज्यादा थे इसलिए प्राइस यहां पे क्लोज हो गए। मतलब यहां ओपन होती है और प्राइस यहां क्लोज होती है। ऑलराइट, तो बेस कैंडल मतलब एक ऐसी कैंडल जिसमें बायर और सेलर की फाइट चल रही हो और अभी तक कुछ रिजल्ट नहीं आया है, मतलब कोई एक अच्छी ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल ना बनी हो। इसका मतलब हमें ये क्या कैंडलस्टिक हमें क्या इंडिकेट करेगा कि यहां पे नंबर ऑफ बायर और नंबर ऑफ सेलर दोनों भी करीब करीब सेम है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल नंबर्स में वहां पे अवेलेबल है, इसलिए कुछ रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। अगर हम चार्ट पे अगर देखेंगे, ये कोटक बैंक का चार्ट है, देखिए यहां पे बायर्स बहुत स्ट्रांग थे एज कंपेयर टू सेलर्स, तो यहां से प्राइस देखिए कितने अच्छी तरीके से ऊपर गई है। अगर यहां पे मैं प्राइस की कैंडल की रेंज देखता हूं तो कैंडल का ओपन है 1916 रुपीज पे, कैंडल का क्लोज है 2008 रुपीज के अप्रोक्सीमेटली 7.95, 2008 रुपीज के आसपास उसका क्लोजिंग है। मतलब अप्रोक्सीमेटली 106 रुपीज या 7 रुपीज के आसपास की इसकी रेंज है पूरी कैंडल की। ओके, अब डेली की एक कैंडल 115-16 रुपीज के आसपास का अगर इसका मूव होगा, 110 रुपीज जो कुछ होगा, इसका मतलब क्या होता है कि यहां पे बायर्स ने खुद को प्रूव किया है कि हम नंबर्स में ज्यादा है, इसलिए वो सक्सेसफुली प्राइस को ऊपर लेके गए। बट अगर इसी केस में हम यहां देखेंगे, ये कैंडल का ओपन है 1808 रुपीज का, इसका क्लोज है 1774 रुपीज का, प्राइस को इसने नीचे लाया। ये एक डेली की कैंडल है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 30 से लेके 33 रुपीज के आसपास की ये पूरी दिन भर में मूवमेंट आई है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे कैंडल ओपन होते ही सेलर्स हावी थे, उन्होंने कैंडल को ऊपर नहीं जाने दिया, वहीं से उन्होंने कैंडल को नीचे लाना शुरू कर दिया। इसका क्लियर एक ही इंडिकेशन था कि सेलर्स यहां पे बहुत ज्यादा थे एज कंपेयर टू बायर्स। बट अब हम क्या करेंगे, इन कैंडल्स को देखेंगे। ये कैंडल का ओपन कितना है, 1990 का ओपन है, क्लोजिंग कितना है 2001 का, मतलब अप्रोक्सीमेटली सिर्फ 11 रुपीज की मूवमेंट पूरे दिन भर में। सेम इस कैंडल में भी वही हुआ, 2017 का ओपनिंग प्राइस है और क्लोजिंग है 2010 का, मतलब सिर्फ 2010.95, मतलब 2011 के आसपास, यानी सिर्फ 6 रुपीज की मूवमेंट हुई है पूरे दिन भर में। ये क्या इंडिकेट करते हैं, इसे ये बेस कैंडल जो है ये क्या इंडिकेट करते हैं कि दिन भर जो है यहां पे मार्केट में ना बायर्स पावरफुल थे ना सेलर्स पावरफुल थे, दोनों ही इक्वल नंबर्स में वहां पे अवेलेबल हो सकते हैं। तो देखिए ये जो भी इस तरह से कैंडल्स बनती है इन्हें हम बेस कैंडल कहते हैं। इसकी डेफिनेशन भी हम देखेंगे और इसे डिफरेंशिएट कैसे करेंगे उसे भी हम देखेंगे। तो अगर हम ये वाले पार्ट पे आते हैं तो इसे एक बुलिश कैंडल कहा जाएगा बिकॉज इसमें एक अच्छी खासी मूव आई है। इसे एक बेरिश कैंडल कहा जाएगा बिकॉज इसमें एक डाउनसाइड बहुत अच्छी मूव आई है। कुछ उसी तरह बेस कैंडल के केस में यहां पे ना बायर ना सेलर दोनों भी एक दूसरे को बीट करने में सक्सेसफुल नहीं रहे
नंबर ऑफ बायर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेलर्स के आसपास के नंबर्स होने की वजह से प्राइस वही के वही रहेगी, एक कुछ रिजल्ट नहीं आ पाया। अब देखिए बेस कैंडल को सिंपल वर्ड्स में हम कैसे देख सकते हैं। मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था, ये हाई से लेके ये लो तक कैंडल की रेंज होगी। ओपन और क्लोज जहां पे भी होगा उन दोनों के बीच का जो भी पार्ट होगा वो कैंडल का बॉडी पार्ट होगा, और ये वाले जो पार्ट होंगे इसे हम कैंडल की विक कहेंगे। ऑलराइट, तो इसे सिंपल वर्ड्स में हम कैसे लिख सकते हैं। बॉडी पार्ट स्मॉल होगा 50%, ठीक है। अगर बॉडी पार्ट जो होता है 50% ऑफ रेंज ऑफ अ कैंडल, तो इसे बेस कैंडल कहेंगे। ये किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे मैं आपको बोलता हूं। देखिए किसी भी कैंडल का जो बॉडी पार्ट होगा वो 50% या उससे कम होगा, किसके अगेंस्ट में, टोटल कैंडल की रेंज के अगेंस्ट में। मतलब अगर हम यहां देखेंगे ये 5 रुपीज की मूव अगर हम कंसीडर करते हैं, और ये कितने रुपीज की मूव है, ये 100 रुपीज की मूव कंसीडर करेंगे हम। तो 5 रुपीज की मूव और 100 रुपीज की मूव, इसमें थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, तो ये 50% और उससे भी कम बॉडी पार्ट हो जाता है। तो यही रीजन होगा, और इसी तरह से हम बॉडी पार्ट और रेंज वाले पार्ट में से बेस कैंडल आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। एक बार वापस रिपीट कर देता हूं, जिस भी कैंडल का बॉडी पार्ट जो होगा उसके रेंज के अगेंस्ट में 50% या उससे कम होगा वो बेस कैंडल होगी। अगर ये 50% या उससे ज्यादा होता है तो ये बेस कैंडल नहीं होगी। सपोज अभी ये कैंडल के वीक पार्ट है, अगर किसी कैंडल का इस तरह से वीक पार्ट, यहां पे बॉडी पार्ट बन रहा है, अभी यहां पे हम क्लियर देख सकते हैं कि ये वीक पार्ट की जो लेंथ है उससे 50% से भी ज्यादा बॉडी पार्ट बन रहा है। बट यही इसे अगर मैं इस तरह से स्मॉल बना दूं, तो ये क्या हो जाएगा, बेस कैंडल हो जाएगा। तो कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हम हमेशा इसी चीज का ध्यान रखेंगे कि कैंडल की ओपनिंग प्राइस कहां पे है और क्लोजिंग प्राइस कहां पे है, बिकॉज हमें ये बेस कैंडल आइडेंटिफाई करने होते हैं। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया कि अगर किसी भी कैंडल के वीक पार्ट जो होता है, मतलब टोटल कैंडल की रेंज होती है, वो रेंज के अगर 50% या उससे कम है तो वो बेस कैंडल होगी। अगर वो 50% से ज्यादा है तो वो एक नॉर्मल कैंडल होगी।
ये हो गया हमारे नॉर्मल कैंडल बेस कैंडल के बीच का डिफरेंस। यहां से हम बेस कैंडल को ब्लू कलर में रिप्रेजेंट करेंगे बिकॉज एक एज ए न्यूट्रल पार्ट बोल के, जहां पे ना बायर्स ना सेलर्स स्ट्रॉन्ग खुद को प्रूव कर पाएंगे, उस पार्ट को हम ब्लू कलर में रिप्रेजेंट करेंगे। ऑलराइट, देखिए यहां पे ये जो ग्रीन कैंडल है, ये रेड कैंडल और ये एक बेस कैंडल, ये तीनों कैंडल मिला के डिमांड जोन का एक टाइप बनता है। यहां पे हम दो टाइप के डिमांड जोन देखेंगे और दो टाइप के सप्लाई जोन देखेंगे। तो पहले पार्ट में हम लोग देखेंगे डिमांड जोन क्या होता है। तो ये डिमांड जोन का एक टाइप हो गया, इसे हम कहते हैं, यहां पे कैंडल में ड्रॉप आया है प्राइस में, इसे हम ड्रॉप कहेंगे। ये हमारी बेस कैंडल आइडेंटिफाई कर चुके हैं और ये जो ग्रीन कैंडल बनी है इसे हम रैली कहेंगे। ओके, तो इस पैटर्न को कहा जाएगा ड्रॉप बेस रैली। इसे शॉर्ट फॉर्म में हम डीबीआर कहेंगे। राइट, इसके बाद में जरूरी नहीं है हमेशा प्राइस में ड्रॉप आए फिर बेस कैंडल बने और वापस से एक बार प्राइस ऊपर की तरफ जाए, ये हमेशा होगा ये जरूरी नहीं है। इसलिए इसमें एक दूसरा पैटर्न भी होता है। सपोज एक रैली आ चुकी हो, फिर एक बेस कैंडल बनी हो, यहां पे बायर और सेलर की फाइट हो रही होगी और उसका अल्टीमेटली फाइनल रिजल्ट जो होगा वो बायर्स का विन विन सिचुएशन होगा। तो इस टाइप को हम रैली बेस रैली कहेंगे। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में RBR कहेंगे। इसे मैं कहूंगा डिमांड जोन। ये हो गए डिमांड जोन के दो टाइप्स। देखिए प्राइस में यहां से ड्रॉप आया है, एक बेस कैंडल बनी है और यहां से प्राइस ऊपर की तरफ मूव हो चुकी है। तो इस प्राइस में ड्रॉप आने को हम ड्रॉप, ये बेस कैंडल, और ये जो ऊपर की तरफ मूव है इसे रैली भी कहा जाता है। तो ये ड्रॉप बेस रैली डीबीआर पैटर्न हो गया हमारा। दूसरा पैटर्न क्या होता है कि हर बार ये जरूरी नहीं है कि प्राइस में पहले ड्रॉप आए,
उसके बाद वापस से बेस कैंडल बने और फिर प्राइस ऊपर जाए। तो यहां पे क्या हो सकता है कि प्राइस यहां से ऑलरेडी अपसाइड में रैली कर चुकी हो, जिसे हम रैली कहेंगे। फिर वापस से बायर और सेलर की फाइट हुई होगी वहां पे, और उसके बाद फाइनली बायर्स विन सिचुएशन में आ चुके होंगे। तो इसीलिए इसे रैली बेस रैली ये स्ट्रक्चर कहा जाता है। इसी तरह से सप्लाई जोन का भी कुछ स्ट्रक्चर होता है। इसमें भी दो टाइप्स होते हैं। पहला स्ट्रक्चर एग्जैक्टली ड्रॉप बेस रैली के ऑपोजिट होगा, जिसमें पहले प्राइस में एक बार रैली आ चुकी होगी, फिर वहां पे बायर और सेलर के बीच में फाइट हुई होगी, जिसे हम बेस कैंडल के नाम से आइडेंटिफाई करते हैं, और फाइनली एक ड्रॉप आया होगा। ओके, जैसे यहां पे सिचुएशन हमेशा यही होगी वो जरूरी नहीं था, रैली बेस रैली भी आ सकता था। तो उसी तरह सप्लाई जोन के अंदर प्राइस ऐसा भी कुछ कर सकती थी कि पहले प्राइस में एक ड्रॉप आया हो, फिर शायद बायर और सेलर की वापस से एक बार फाइट हो चुकी हो कि बायर्स ने प्राइस को ऊपर लेकर जाने की बहुत कोशिश की, बट फाइनली सेलर्स यहां पे विन विन सिचुएशन में है और उन्होंने प्राइस को नीचे ला लिया। तो ये जो पैटर्न होगा इसे हम कहेंगे रैली बेस ड्रॉप। इसे हम आरबीडी पैटर्न भी कहते हैं। और ये वाला जो पैटर्न होगा इसे हम कहेंगे ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप। जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में डीबीडी पैटर्न भी कहते हैं। हमारे पास अभी ये दो पैटर्न हो गए डिमांड जोन के। ये दो स्ट्रक्चर हो गए हमारे पास डिमांड जोन के। कुछ इसी तरह ये वाले दो स्ट्रक्चर जो है हमारे पास अभी हो गए सप्लाई जोन के। ये डिमांड जोन के दो स्ट्रक्चर है ड्रॉप बेस रैली। इसका मतलब क्या होगा कि सेलर्स ने प्राइस को पहले नीचे ला लिया, यहां पे बायर और सेलर की फाइट हो चुकी है और यहां से बायर्स विन विन सिचुएशन में ऊपर लेके जा चुके हैं प्राइस को। सेम कुछ इसी तरह से पहले बायर्स प्राइस को ऊपर लेकर गए, फिर सेलर ने यहां पे प्राइस को डाउन लाने की कोशिश की, बट बायर्स ज्यादा होने के वजह से सेलर्स यहां पे कमजोर हो चुके हैं और बायर्स ने प्राइस को ऊपर की तरफ मूव कर दिया। तो ये डिमांड जोन के हमारे दो स्ट्रक्चर है। सप्लाई जोन के स्ट्रक्चर में क्या होगा, बायर्स ने पहले प्राइस को ऊपर लेके गए, यहां पे सेलर्स ज्यादा आ गए और ये एक बायर और सेलर की एक कैंडल में यहां पे फाइट हो चुकी। अब ये नहीं पूछना कि कौन सा टाइम फ्रेम है, ये कोई भी टाइम फ्रेम आप यूज कर सकते हो। ओके, और यहां से प्राइस को सेलर्स ने नीचे लाया सक्सेसफुली। इसका मतलब क्या होता है कि यहां पे अब क्या हुआ, बायर्स ने प्राइस को ऊपर तो लेके गए, बट बायर के बाद में जब न्यू सेलर्स आए तो उन्होंने प्राइस को नीचे लाया, तो नंबर ऑफ बायर्स से ज्यादा नंबर ऑफ सेलर यहां पे प्रेजेंट है, तो यहां से प्राइस नीचे आई। ओके, अब हम सीखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ अ कैंडल।
देखिए, अभी मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको डिमांड और सप्लाई जोन के मेथड से ही ये चीज़ एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, ये सिचुएशन में क्या हुआ, सेलर्स ने प्राइस को नीचे लाया, बायर और सेलर के बीच में फाइट हुई और प्राइस यहां से ऊपर की तरफ मूव हुई, इसलिए क्योंकि नंबर ऑफ बायर्स ज्यादा थे एज कंपेयर टू नंबर ऑफ सेलर्स। तो यहां पे हम एक गेस कर सकते हैं, ये पूरे इमेजिनरी नंबर है। सपोज 10 CR हमारे पास बायर्स थे ये बेस कैंडल पे, और हमारे पास सिर्फ 5 CR सेलर थे। ओके, 10 CR बायर्स थे और 5 CR सेलर्स थे। इसका मतलब क्या होता है कि ये बेस कैंडल पे अभी भी 5 CR के पेंडिंग ऑर्डर्स बाकी है। ये बेस कैंडल के पास में 5 CR के पेंडिंग ऑर्डर्स अभी भी बाकी है। क्यों ऐसा हुआ? यहां पे बायर्स 10 CR यहां पे ऑर्डर्स लगाए थे, बाय के ऑर्डर थे 10 CR के। 5 CR के ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो चुके हैं, बट फाइनल रिजल्ट में क्या हुआ, 5 CR के बाइंग ऑर्डर्स अभी भी पेंडिंग है। तो यहां पे एक डिमांड जोन क्रिएट हो चुका है और सप्लाई यहां पे नहीं है, इसलिए ये प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर गई। मतलब ये नंबर ऑफ पेंडिंग ऑर्डर्स के ऊपर सब चीजें डिपेंड करेगी। अब देखिए, हम इसे कैसे समझेंगे। ये बेस कैंडल की जो रेंज है इससे कहीं गुना ज्यादा बड़ी ये कैंडल की रेंज है, ग्रीन कैंडल की। तो इसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल या एक्सप्लोजिव कैंडल कहेंगे। ओके, इसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल या एक्सप्लोजिव कैंडल कहेंगे। ठीक है, बट हर बार जरूरी नहीं कि प्राइस में इस तरह से ही मूव आए। ऐसा भी हो सकता है कि ये एक रेड कैंडल बने, इसके बाद एक ब्लू कैंडल बने हमारी बेस कैंडल, और फाइनली कुछ इस तरह से ग्रीन कैंडल बने। ओके, अब हम ये स्ट्रक्चर से हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यही स्ट्रक्चर से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहां पे जो पेंडिंग ऑर्डर्स थे वो स्ट्रांग थे, बट अब यहां पे जो कैंडल की मूव आ चुकी है हमें ये रिप्रेजेंट करेगा कि एज कंपेयर टू दिस, इसके कंपैरिजन में यहां पे बाइंग के पेंडिंग ऑर्डर्स बहुत ज्यादा थे। ओके, इसमें एक और थर्ड सिचुएशन भी होगी हमारे पास। देखिए, जरूरी नहीं कि ये एक ही सिंगल कैंडल में अपसाइड जाए, बट यहां पे ये कैंडल और मे बी इसके बाद की एक और ग्रीन कैंडल बन जाए बड़ी वाली। तो हम इन्हें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसे हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग, इसे कहेंगे वेरी स्ट्रॉन्ग,
और इसे कहेंगे एक्सप्लोजिव। ठीक है, अब कंफ्यूज नहीं होना है कि इसे स्ट्रॉन्ग कहेंगे, इसे स्ट्रॉन्ग कहेंगे, दो कैंडल है इसलिए एक्सप्लोजिव, ऐसा नहीं है। स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग के बाद कुछ अगर वर्ड है तो ये एक्सप्लोजिव वर्ड ही है, इसकी मूव एक्सप्लेन करने के लिए, इसलिए मैं यूज कर रहा हूं। आप इसे भी एक्सप्लोजिव कह सकते हो। हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, हमारा सबसे बेसिक कंसेप्ट क्या है कि बायर और सेलर की फाइट होने के बाद में जो मूव आती है वो मूव कैसी है। पहले चार्ट पे जाएंगे, देखिए ये कोटक बैंक यहां पे स्टॉक का नाम है, ये टाइम फ्रेम डेली का है। ठीक है, अब देखिए ये एक ड्रॉप है, ये बेस कैंडल है। मैंने आपको बेस कैंडल का कंसेप्ट बहुत इजी वर्ड्स में समझा दिया था। जहां पर भी 50% या उससे ज्यादा बॉडी पार्ट है, किसके कंपैरिजन में, वीक पार्ट के कंपैरिजन में, वो हमारी नॉर्मल कैंडल होगी, और 50% से अगर कम बॉडी पार्ट है तो वो हमारी बेस कैंडल होगी। तो यहां पे स्ट्रक्चर क्या बना है, ड्रॉप बेस रैली का। ओके, ये कैंडल की रेंज अगर हम देखेंगे तो ये कैंडल की रेंज है, इसका हाई है, लो है 1755 और इसका हाई है 1828, मतलब अप्रोक्सीमेटली 80 रुपीज, अप्रोक्सीमेटली 80-90 रुपीज का आसपास का इसका मूव है। बट इसके कंपैरिजन में अगर हम ये कैंडल देखेंगे तो ये कैंडल का लो है 1913 रुपीज और हाई है 2017 रुपीज, मतलब ये 100 रुपीज से थोड़ा सा ज्यादा भी कह सकते हैं इसका मूव। तो ये एक अच्छी तरीके से एक्सप्लोजिव कैंडल हो चुकी है। ओके, तो इसी तरह से कैंडल की जो रेंज होगी वो हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगी कि कैंडल नॉर्मल मूव वाली कैंडल है, स्ट्रॉन्ग मूव वाली कैंडल है, या एक्सप्लोजिव मूव वाली कैंडल है। ऑलराइट, तो देखिए अब मैं आपको कुछ चीजें प्रूव करने वाला हूं। जैसे हम SBIN में जाते हैं, देखिए मंथली चार्ट, प्राइस हमेशा डिमांड और सप्लाई जोन के बीच में ही मूव करेगी। ओके, तो देखिए यहां पे आप देख सकते हो ये ड्रॉप बेस रैली, यहां से फिर बाद में रैली बेस रैली भी कह सकते हैं इसे। ओके, इसके बाद प्राइस ऊपर गई, देखिए ड्रॉप बेस रैली, यहां दो बेस कैंडल है बट हम इसे रीड करते टाइम ड्रॉप बेस रैली ही रीड करेंगे। ड्रॉप बेस रैली रैली, ठीक है, बड़ी बड़ी दो कैंडल्स रैली हो चुकी है। अब देखिए प्राइस जब भी वो बेस कैंडल के पास आती है वहां से एक बड़ी कैंडल बनने की कोशिश हुई, सेकेंड टाइम भी हुई, थर्ड टाइम भी थोड़ी ऊपर के साइड जाके कैंडल क्लोज हुई, चौथी बार भी ग्रीन कैंडल बनी, फिफ्थ टाइम पे प्राइस वापस वही रेंज में आई और फाइनली उसे ब्रेक कर दिया। बट जब भी प्राइस वापस से ड्रॉप बेस रैली के एरिया में आई, यही से प्राइस अपसाइड मूव कर गई और एक न्यू हाई यहां पे लगा दिया। कुछ इसी तरह यहां पे अगर हम देखेंगे तो ये एक रैली बेस्ड ड्रॉप का सिनारियो था। प्राइस ड्रॉप बेस रैली बना के ऊपर गई
इसी रेंज में प्राइस आने के बाद में वहीं से इतना बड़ा फॉल आया। ऑलराइट, डोंट वरी, ये पार्ट भी आपके लिए फ्री में यहां पे रिलीज करूंगा, जहां पे मैं आपको डिमांड और सप्लाई जोन की मार्किंग भी बताऊंगा। ठीक है, ओके। और कोई स्टॉक देखते हैं? HDFC बैंक देखते हैं। इसमें कंटिन्यूसली रैली शुरू है। ऑलराइट, देखिए ये सिचुएशन आप देख सकते हो, यहां पे ड्रॉप बेस रैली, रैली बेस रैली, यहां से प्राइस कितने अच्छी तरीके से ऊपर गई थी। ओके, प्राइस देखिए घूम के वापस से वही ड्रॉप बेस रैली और रैली बेस रैली के पार्ट में आई है और वहीं से प्राइस अपसाइड मूव कर गई। ये हमारा मंथली चार्ट है सिंदास स्टील का। इसके बाद देखिए ये रैली बेस ड्रॉप का ड्रॉप ये पार्ट हो गया। प्राइस उसी रेंज में जाती है और वहीं से फॉल करती है। यहां पे रैली बेस रैली का कुछ स्ट्रक्चर है, प्राइस वहीं से थोड़ा अपसाइड मूव करती है। यहां पे ड्रॉप बेस रैली का कुछ स्ट्रक्चर है, प्राइस वहीं से ऊपर जाती है और वही यहां का जो ड्रॉप रैली बेस रैली का स्ट्रक्चर होगा, प्राइस वहीं से वापस ऊपर जाती है। अब देखिए प्राइस वापस से यही एरिया में आने के बाद यहां फॉल करना स्टार्ट करती है। ओके, अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे भी बताऊं तो देखिए यहां पे रैली बेस ड्रॉप का स्ट्रक्चर है। प्राइस उसी सप्लाई जोन में आने के बाद में वहां से फॉल कर रही है। यहां पे हम देख सकते हैं प्राइस में ड्रॉप बेस 3 बेस कैंडल है, बट इसे हम सिंगल बेस कैंडल ही रीड करेंगे। ड्रॉप बेस रैली का जो स्ट्रक्चर है, यहां प्राइस आने के बाद एग्जैक्टली वही स्ट्रक्चर से प्राइस अपसाइड मूव कर गई। देखिए यहां पे सिग्निफिकेंट गैप भी तो हो सकता है। हर बार जरूरी नहीं कि एकदम प्राइस कट टू कट एक दूसरे को चिपक कर ही चले, गैप भी आ सकता है प्राइस में। ओके, देखिए ड्रॉप बेस रैली रैली रैली, ये स्ट्रक्चर बनने के बाद प्राइस इसी रेंज में आई तो गैप अप हो गई, वापस नीचे आई तो प्राइस ऊपर गई, उसी रेंज में आई थोड़ा सा वापस एक बार और फिर प्राइस ऊपर की साइड मूव कर गई। अब यहां पे रैली बेस रैली, ये स्ट्रक्चर था। प्राइस उसी रेंज में 2 बार आती है और वहां से अपसाइड मूव कर गई। फर्स्ट टाइम आई थोड़ी सी अपसाइड गई, सेकंड टाइम और डीप में आई और फिर अपसाइड मूव हो गई।
यहां पे हम देखेंगे रैली बेस ड्रॉप का जो स्ट्रक्चर है, रैली बेस ड्रॉप का जो स्ट्रक्चर है, प्राइस उसी रेंज में आने के बाद फॉल कर गई। मतलब अगर मैं आपको प्रूव करना चाहूं तो प्राइस डिमांड जोन में आते ही अपसाइड गई, सप्लाई जोन में आते ही वापस डाउनसाइड गई। ये ड्रॉप बेस रैली का स्ट्रक्चर था, इसने प्राइस को थोड़ी देर के लिए होल्ड किया, प्राइस वापस डाउनसाइड आई, कुछ इसी तरह से प्राइस वापस डाउनसाइड थोड़ा आने के बाद में ये डिमांड जोन को हिट किया और प्राइस यहां से ऊपर गई। एक बार ये सप्लाई जोन जो था, रैली बेस 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 ड्रॉप ड्रॉप, ये सप्लाई जोन में प्राइस एक बार आई, वहां से कुछ देर के लिए प्राइस को सप्लाई जोन ने होल्ड किया। देखिए, स्टॉक मार्केट में अगर हमको कुछ पैसे कमाने हैं तो हमें इंस्टीट्यूट के फुटस्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, और इंस्टीट्यूट के फुटस्टेप्स फॉलो करने के लिए हमारे पास एक ही मेथड होता है, डिमांड और सप्लाई जोन का। यह ऐसा क्यों होता है? बिकॉज देखिए, आपके और मेरे बाइंग या सेलिंग से मार्केट में पत्ता भी नहीं हिलेगा, बट इंस्टीट्यूट जब बाय और सेल करते हैं तो उनकी पेंडिंग ऑर्डर्स या उनकी बाइंग या सेलिंग बहुत ज्यादा हेवी क्वांटिटी में होती है। मे बी किसी के पास 2000 करोड़ हो, किसी के पास 10,000 करोड़ हो, इंस्टीट्यूट वालों के पास। तो उनके बाइंग और सेलिंग से मार्केट में कैंडल्स में बुलिश या बेरिश कैंडल बनते हैं। तो हमें सिंपली क्या करना है, उन्हीं के फुटस्टेप्स फॉलो करने हैं। अब इंस्टीट्यूट वालों का कैसा एक डिफरेंट ट्रेडिंग स्टाइल होता है वो हम समझेंगे। देखिए, उनके पास कुछ अलग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनके पास बहुत से हाईटेक सॉफ्टवेयर्स होते हैं, और इंस्टीट्यूट वाले जब बाय करते हैं वो एक रेंज में बाय करते हैं। सपोज उन्होंने डिसाइड किया एक XYZ स्टॉक है जिसे 100 रुपीज से लेके 105 रुपीज की रेंज में हमें बाय करना है, तो वो क्या करेंगे, वो एरिया में बाइंग ऑर्डर्स लगा देंगे। 100 से लेके 105 रुपीज के रेंज में बाइंग ऑर्डर्स वो लगा देंगे, जिससे क्या होगा, जब भी प्राइस 100 और 105 रुपए की रेंज में जब आएगी, प्राइस 100 से लेके 105 की रेंज में, तो वहां से प्राइस एक अपसाइड मूव चले जाएगी। क्यों होगा? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि वहां पे जो सेलिंग कर रहे हो उनके पेंडिंग, उनके जो ऑर्डर्स होंगे वो कम होंगे, बट यहां पे जो पेंडिंग ऑर्डर इंस्टीट्यूट ने लगाए वो ज्यादा होंगे। पर इंस्टीट्यूट वालों का हमारी तरह पेंडिंग ऑर्डर कैंसिल नहीं होता है। जैसे कि अगर हम आज 100 क्वांटिटी का अगर बाइंग ऑर्डर लगाते हैं एक स्पेसिफिक प्राइस का, तो वो हमारा पेंडिंग ऑर्डर 320 को ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है, जिसे कैंसिल कर दिया जाता है ब्रोकर हाउस की तरफ से। बट इंस्टीट्यूट के साथ ऐसा नहीं होता है, उनके पेंडिंग ऑर्डर्स वही रेंज में पेंडिंग रह जाते हैं। ओके, उनके जो कुछ बाइंग और सेलिंग के ऑर्डर्स होंगे वो उसी स्पेसिफिक रेंज में पेंडिंग रह जाएंगे। तो जो भी एरिया से हमें पता है कि बहुत ही अच्छी तरीके से मार्केट ने मूव किया है, वही एरिया हमारा डिमांड और सप्लाई जोन का हम आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे कि डिमांड और सप्लाई जोन की मार्किंग किस तरह से की जाती है। ओके, बट उसके पहले मैं एक चीज और डिक्लेयर करना चाहता हूं। हमारे टोटल 3 वीडियो आने वाले हैं। उन तीनों ही वीडियोस में हम आपको डिमांड और सप्लाई जोन के पूरी तरीके से जो बेसिक्स होते हैं वो हम आपको बताएंगे। वो बताने के बाद में वो आपके लिए टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, तीनों ही बेसिक के वीडियोस। उसके बाद में हमने
कोर्स डिक्लेयर किया है हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से। तो उस कोर्स के लिए हम लोग 8,000 रुपीज चार्ज करने वाले। इसकी फीस होगी 8,000 रुपीज। ये 8,000 में आपको डिमांड सप्लाई जोन कंप्लीटली 0 to हीरो बना देगा। 100% आपको हर एक चीज इसकी डिटेल में देगी जाएगी। उसके बाद में ऐसी कोई भी एक चीज नहीं होगी जो आपको नहीं बताई जाएगी। अदर इंस्टीट्यूट की तरह आपके पास से 50,000 60,000 लेने के बाद भी आपको जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो नहीं बताते हैं। मेरी ऑलरेडी टेक्निकल एनालिसिस की बेसिक टू एडवांस का कोर्स मैं सिखाता हूं, उसे सिर्फ मैं 2,000 रुपीज में सिखाता हूं। और जो भी मेरे क्लास के साथ जुड़े हुए मेंबर्स हैं उन्हें ये चीज पता है कि जो भी मैंने उन्हें उन 2,000 रुपीज में सिखाया वो उनको ट्रेडिंग के लिए 100% हेल्प कर रहा है। उसके अलावा मैंने उनसे कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिए हैं। तो कुछ इस तरह से आपको 8,000 रुपीज में पूरी तरह से बेसिक टू एडवांस ट्रेडिंग इन द जोन जो कंसेप्ट है, जिसे डिमांड एंड सप्लाई जोन की मदद से डिकोड किया जाता है, वो मैं आपको सिखा दूंगा। इसके लिए आपको और डिटेल हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। अगर आप हमारा परफॉर्मेंस चेक करना चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी है। वहां पे हम डेली डिस्कस किए गए कॉल्स वहां पे शेयर करते हैं, जिसकी मदद से आपको हमारा प्रॉफिट लॉस का भी रेशो समझ में आएगा और आपको हमारा एनालिसिस किस तरह से होता है वो भी आपको वहां पे दिखेगा। सो ऑल राइट, दैट्स इट फॉर द टुडे। ओके, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।